डाउट बताइए। चलिए डीपीपी में, डीपीपी नंबर 14 में, डीपीपी नंबर 14 में कोई है डाउट? डीपीपी नंबर 14, डीपीपी नंबर 14, डीपीपी नंबर 15, डीपीपी नंबर 15 नहीं, डीपीपी नंबर 16, डीपीपी नंबर 16 में फर्स्ट। देखिए सवाल देखिए, यूनिफॉर्म वायर, uniform wire of resistance 24 ohm is bent in form of rectangular hexagon. A cell of EMF 4 volt having negligible resistance is connected across the side AB of the hexagon. The field at the center will be, है ना? एक दो यही है ना बेटा, A B C D E F, यही है ना? बोला गया बैटरी देर से लगाया गया, फोर वोल्ट का, है ना? तो मैंने क्लास में करवाया है, अगर आपको याद हो, याद है? याद है? स्क्वायर का करवाया था, इधर से करंट डाला, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या आया था? 0। फिर इसी तरह बताया था मैंने आपको कि अगर ये कंडक्टिंग रिंग है और अगर करंट डालोगे तो करंट डिवीजन होता है इसके अंदर, है ना? इधर गया था I/4, इधर गया था 3I/4, कॉपी में देखिएगा, है ना? और मैग्नेटिक फील्ड हम जब हमने फाइनल कैलकुलेट किया था तो 0 आया था। फिर इस टाइप का भी मैंने एक एग्जांपल दिया था और मैंने बोला था, जनरलाइज कर दिया था, मैंने बोला था कि जब भी ऐसा हो, किसी भी शेप का हो, एक पॉइंट से डालेगा दूसरे पॉइंट से निकालेगा, अगर, है ना? शेप, सॉरी, सिमेट्रिकल शेप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब सिमेट्रिकल मतलब स्क्वायर हो, सर्कल हो, हेक्सागन हो, ट्रायंगल हो। इन सब केस में क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 नहीं आएगा, है ना? अगर आप चाहो तो कर सकते हो, इधर करंट जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इधर हो जाएगा I/5, I/6 और इधर हो जाएगा 5I/6, है ना? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक की वजह से लिखना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा, तो 0 ही आएगा। फाइनल सॉल्यूशन यही है कि 0 आएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने उस समय जनरलाइज किया था जब मैं बता रहा था, तो कॉपी करके देखना, मैंने बोला था कि इस तरह से जब भी मिले तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। तो हो गया 16 नंबर फर्स्ट। 16 डीपीपी में और कोई डाउट? अरे बेटा सॉल्व किए हो ना, बोलो। हेलो, क्या तुम लोग बोल ही नहीं रहे? आवाज तो आ रही है ना? तो 16 में कोई और डाउट है? सिक्सटीन में कोई और डाउट है तो बताइए। डीबीपी नंबर 18। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं?
डीबीबी नंबर 18, 17 नहीं है, 18, डीबीबी नंबर 18 का 5। हाँ, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A charge plus q moving with velocity v equals v naught I enters a region of uniform electric field and magnetic field, है ना। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड है जे के अलॉन्ग, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड है के के अलॉन्ग, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डॉट नेचर का है, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो है एक्स के अलॉन्ग आई में, वी आई वी नॉट आई लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, सही है। हाँ, एज इट मूव्स इन द टू फील्ड्स इट डिफ्लेक्ट्स अलोंग बाई एक्सिस, अलोंग नेगेटिव बाई एक्सिस, सही है। Which of the following could be possible value of V naught? Possible value of V naught. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा ना। अगर ये चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, सही है। और दूसरा, अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा बेटा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम को रखेंगे वेलोसिटी के डायरेक्शन में और फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक किधर है, आउटवर्ड बाहर की तरफ, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा, नीचे की तरफ। तो जब मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब इस पे मैग्नेटिक फोर्स इधर है। अब बोल रहा है कि चार्ज पार्टिकल है जो नेगेटिव बाई में डिफ्लेक्ट हुआ, तो नेगेटिव बाई में डिफ्लेक्ट कब होगा, जब मैग्नेटिक फोर्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तभी होगा ना। सोच के देखो, क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल को ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है भाई, तो क्यू डी बी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू ई, क्यू क्यू गया, यानी कि v शुड बी ग्रेटर देन e बाई b, कभी ऐसा पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 × 10⁻³ है ना, और मैग्नेटिक फील्ड है 0.1, तो v शुड बी ग्रेटर देन 4 × 10⁻⁴। माइनस में कैसे आ रहा है, क्यू बी बी which of the following could be a possible value of v naught? इसमें ऑप्शन में कुछ गलती है ना।
V इक्वल्स E अपॉन B। E है 4 into 10 to the power 3, ठीक है। B है 0.1, ठीक है। इसमें ऑप्शन गलत है, कुछ गलत है क्वेश्चन में, है ना। V इससे बड़ा होना चाहिए, एक कंडीशन होगा, ठीक है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बोलिए। इसमें कोई गलती है, ऑप्शन ही सब सारा है, इसमें ऑप्शन एक भी है ही नहीं, माइनस में कोई नहीं सकता प्लस। हाँ नेक्स्ट बताइए। चलिए नेक्स्ट 19 में, डीपीपी 19 है कोई? हाँ तो चलिए मॉड्यूल में आ जाते हैं। मॉड्यूल में बताइए। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 में G2, G2 से पहले कोई डाउट नहीं है? G2, ओके। In the following figure, three paths of alpha particle crossing a nucleus N are, अभी तो क्लास है ना, बढ़िया होगा। हाँ तो क्या बोल रहा था? हाँ, in the following figure, three paths of alpha particle crossing a nucleus are shown. The correct path is, कौन सा होगा बोलिए। इसमें मैग्नेटिज्म का कोई नाम ही नहीं है। कौन सा पॉसिबल है? तो देखो अल्फा कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज, है ना। तो अल्फा पार्टिकल इसके पास जाएगा तो या तो डिफ्लेक्ट होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या 9th 10th में पढ़ा होगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल पे जो किया था, और फुल जो होता है वो वापस डिफ्लेक्ट हो जाता है अपने पास से, है ना। पास तो नहीं जा सकता, तो इसका आंसर क्या होगा, ए एंड सी, ए एंड सी पॉसिबल है। इसमें मैग्नेटिज्म का कोई रोल ही नहीं है ना, मैग्नेटिक फील्ड का सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट बोलिए।
नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 के अंदर बेटे डाउट नहीं है क्या तुम लोगों को? H3 बाकी लोग कौन कौन है? कशिश, वसीम और कौन है? आनंदप्रीत। भाई डाउट है तो बताना यार। बेटा डाउट है तो पूछ लो। ओके देन H3 a proton beam is going from north to south and an electron beam is going from south to north. Neglect earth magnetic field. The electron beam will be deflected. अच्छा देखिए क्या बोल रहे हैं? इधर प्रोटॉन जा रहा है ना? इसमें डायरेक्शन पूछ रहा है। प्रोटॉन बीम कहाँ जा रहा है भाई? तो गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। प्रोटॉन जा रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज जा रहा है ना? यानी कि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इधर आएगा, आएगा ना? दूसरा अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है, इलेक्ट्रॉन बीम वो साउथ से नॉर्थ जा रहा है। ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी कन्वेंशनल करंट किधर आएगा? नीचे की तरफ। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में आता है ना करंट। यानी कि आप मान सकते हो कि दो कंडक्टर है जिसमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। याद कीजिए, याद कीजिए क्या हुआ था इस केस में? अट्रैक्ट किया था ना? याद करो बेटा, अट्रैक्ट किया था ना? तो दोनों क्या होगा? एक दूसरे के पास आएगा। The electron beam will deflected towards the proton beam. क्लियर है? नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 में कोई और? एक्सरसाइज 1 में कोई और डाउट? उसका आंसर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन बीम। A proton beam is going from north to south and electron beam is going from south to north. Neglecting the earth magnetic field, the electron beam will be deflected. Away from the electron beam का क्या मतलब है? Electron beam deflected away from electron beam, इसका क्या मतलब है? ना गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा। कौन सा है? टुवर्ड्स द प्रोटॉन बीम। अब अवे फ्रॉम तो दोनों हो गया ना बेटा, इधर भी अवे है, बीम इलेक्ट्रॉन बीम इधर जा रहा था, इलेक्ट्रॉन बीम इधर जाने लगा, इधर जाने लगा, तो दोनों अवे। इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला, है ना? तो नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 का 3
to infinite long thin insulated straight wire lies in xy plane along the x and y axis respectively. Each wire carries a current I respectively in the positive x direction. The magnetic field will be zero at all point on the straight line. ठीक है, इसको आसान है. देखिए बोल रहा है दो कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ का, है ना, और एक x के अलोंग है और x के अलोंग करंट कैरी कर रहा है, दूसरा y के अलोंग है और y के अलोंग करंट कैरी कर रहा है. तो बोल रहा है कि वो लाइन बताओ जिसपे मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहा हो. तो सबसे पहले तो आपको सोचना चाहिए जीरो कब होगा. जीरो तब होगा जब एक वायर नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और दूसरा ऊपर की तरफ करेगा. तो अगर नीचे वाले वायर की तरफ से देखोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल है ना. इस वाले रीजन में अगर आप देखोगे तो ए वाला वायर ऊपर की तरफ बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और इसमें करंट किधर जा रहा है आगे की तरफ, ए वाला भी बाहर की तरफ कर रहा है. इसका मतलब इसमें जीरो पॉसिबल है ही नहीं, है ना. इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए अंदर की तरफ एक वायर और दूसरा वायर बाहर की तरफ, यानी कि इसमें जीरो पॉसिबल है, यानी कि इसमें भी कोई लाइन मिलेगा. इसमें देखिए इसमें वापस वही है, एक की वजह से अंदर दूसरे की वजह से बाहर, यानी कि यहाँ भी जीरो पॉसिबल नहीं है. यानी कि इतना तो हमें पता चल गया कि जो भी लाइन है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगा. दूसरा चीज आप सोच के देखो, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ से जितना दूरी पे मान लो इस दूरी पे जो मैग्नेटिक फील्ड वायर क्रिएट करेगा, क्योंकि करंट से में उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट करेगा ए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो लाइन आने वाला है वो क्या आएगा y इक्वल्स x, है ना. तो मान लो y है और ये x है, y इक्वल्स x होना चाहिए ना. समझ गए, समझ में आया बेटा. नेक्स्ट बोलिए. एक्सरसाइज 2 में नेक्स्ट 6 नंबर, a non-planar loop of conducting wire. Okay. Conducting wire carrying a current I is placed as shown in figure. Each of the straight section of loop is of the length 2a. The magnetic field of the loop at point A0A. ये थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल है, आपको थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ेगा. जैसे है ना, इसको एक्स एक्सिस बोला है और अंदर की तरफ वाई एक्सिस है और ऊपर की तरफ जेड एक्सिस. इस तरह से है ना, ये ऊपर वाला जेड एक्सिस है और बाहर की तरफ जो जा रहा है वो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है. ठीक है सर, ये वाला नहीं 6 ही तो बोलो. अच्छा 8 नंबर है, मैसेज नंबर. Two long parallel wires are placed at distance d apart, 2d apart. They carry a steady equal current. Okay. दो करंट है बाहर 2d है, सही है. अब आप सोचिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है एक वायर की वजह से, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, यही होता है ना. थोड़ा सा आपको इसमें सोचना पड़ेगा. इसका वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा ऊपर की तरफ और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ. अगर इधर कोई पॉइंट उठा लो, मान लो सेंटर की अगर हम बात करें
तो इसको वजह से किधर आएगा नीचे, और इसको वजह से किधर आएगा ऊपर, यानी कि जो सेंटर पॉइंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ये तो पक्का हो गया, क्योंकि यहाँ से सेम डिस्टेंस पे है, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड ए क्रिएट कर रहा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ए क्रिएट कर रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले तो एक देख लो कि सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए। अब ध्यान से देखोगे तो सारे में ऐसा है कि सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अब x अगर कम होते जाएगा, मतलब किसी को पास जाओगे, जितना पास जाओगे तो b जो है वो बहुत फास्टली इंक्रीज करेगा, है ना, इंक्रीज करेगा। तो अगर इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा मतलब मैग पॉजिटिव होगा ना, और बहुत ज्यादा होगा। अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ भी x कम हो गया क्योंकि इसके पास हो गया, तो यहाँ भी ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा, है ना। यानी कि ग्राफ जो कुछ बनने वाला है वो कुछ इस तरीके का बनने वाला है। ये बेटा 1/x का ग्राफ है, तो 1/x टाइप का कुछ फंक्शन है ना, तो इस तरह से जो ग्राफ होता है ना 1/x टाइप का होता है। तो ये तो पक्का हो गया कि ये ऐसा होगा, ठीक है। अब ऐसा है, क्लियर, ऐसा है। अब ऐसा वाला दो ऑप्शन है, अब दो ऑप्शन में देखना पड़ेगा। अगर आप इधर आ जाओ तो इधर इधर तो नेगेटिव हो गया मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि इसका स्ट्रेंथ ज्यादा था, इधर आओगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर, इसका भी ऊपर, यानी कि इधर ग्राफ कहाँ आएगा फिर वापस पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, सही है। यानी कि ये सेकेंड नंबर आंसर होगा, समझ गए। अरे बोलो समझ में आया, समझ में आया क्या? हाँ, नेक्स्ट बताइए। एक्सरसाइज 2 में और कोई डाउट नहीं? एक्सरसाइज 3, हाँ बोलिए एक्सरसाइज 3 में, एक्सरसाइज 4, 3 में भी डाउट नहीं है? एक्सरसाइज 3 में कोई डाउट है? नहीं। एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 4 में बताइए डाउट। एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 3, a closed loop PQRS is carrying current I placed in uniform magnetic field. If the magnetic force on the segment PS and RS and RQ are F1, F2, F3 respectively, and are in the plane of paper and along the direction shown, the force on segment QT. हाँ, आ जाइए। हमने पढ़ा था जब मैग्नेटिक टॉर्क पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि जब कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पे हमेशा नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। लूप किसी भी शेप का हो, बताया था ना, लूप किसी भी शेप का हो, अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पे नेट फोर्स जीरो होगा। उस पे क्या लगता था, टॉर्क, है ना। तो नेट फोर्स तो जीरो होने वाला है। अब इसमें बोला है कि ये है F2 और ये है F1 और इधर है F3, सही है। इधर मान लिया कोई फोर्स लगा F4, यही निकालने के लिए बोला है F4, PQ पे कितना फोर्स है। तो एक चीज तो पता है ना कि हमें इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये हो गया I
गया J। तो F4 बेसिकली क्या है, अगर आप लिखेंगे तो F1 क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लो F4 प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3। ये तो 0 होना ही चाहिए ना वेक्टर फॉर्म में, है ना। यानी कि F4 जो है, F4 का जो मैग्नीट्यूड है वो F1 प्लस F2 प्लस F3 के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, है ना। अब ध्यान से देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा F1 माइनस F3, F3 माइनस F1 I के लोग नेट फोर्स सही होगा ना, F3 माइनस F1 I और प्लस माइनस नीचे की तरफ है F3J। अरे वेक्टर फॉर्म में मिल गया, इसका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, रिजल्टेंट है F3 माइनस F4 का होल स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर। F3 माइनस F4 नहीं यार, F1 है ना, F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर F3 का स्क्वायर। क्लियर है। F2 है यार, क्या कर रहा हूँ, F1 समझ गया है। अरे समझ में आया क्या, लूप पे हमेशा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो नेट फोर्स 0 होता है, वही किया हमने और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट बोलिए, एक्सरसाइज 4 में, एक्सरसाइज 4 में A particle of charge इतना moving with velocity इतना along x-axis enters the region where magnetic field of induction G is along y-axis and an electric field of magnitude इतना is along negative z-axis. If the charge particle continue moving along the x-axis, the magnitude of B is, अभी थोड़ी देर बताया था वही है। देखिए x बाई है ना, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, नेगेटिव जेड एक्सिस में बोल रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ऑफ चार्ज लिखना, एक चार्ज पार्टिकल आगे जा रहा है विद वेलोसिटी v, मैग्नीट्यूड क्या है q, लिख लेंगे बाद में पुट कर लेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, magnetic field of induction B is along y axis, sorry इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर की तरफ क्रॉस, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है y एक्सिस पे, ठीक है। अभी जा रहा है, तो अब सोचिए इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लग रहा होगा अंदर की तरफ, लग रहा होगा ना, अंदर लग रहा होगा बाहर लग रहा होगा, सोच के देखो, ये चार्ज है Q और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे बाहर की तरफ लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, सही बोल रहा हूँ, बोल रहा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन रहेगा ना। और अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा, बाहर की तरफ लगना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैरियर है, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर है अंदर की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स अंदर है और इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर है। और बोल रहा है कि अगर अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा, तो अनडिफ्लेक्टेड कब मूव करेगा, जब ये दोनों फोर्स इक्वल रहे, यानी कि नेट फोर्स 0 रहे, है ना, तो दोनों को इक्वेट कर दो, QBB
इक्वल्स क्यू ई, है ना, यहाँ से क्यू क्यू गया, डी इक्वल्स क्या आ जाएगा, ई अपॉन वी। समझ गए? बोलिए, ई अपॉन वी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 43। In a moving coil galvanometer, number of turns are 48 and area of the coil is itna. The intensity of magnetic field is itna. Then how many number of turns are required to increase its sensitivity? 25%. With area and A and magnetic field B are constant. बेटा मेरे को याद नहीं है क्या था फॉर्मूला करंट सेंसिटिविटी, आई अपॉन थीटा, क्या आया था, डी एन ए। फॉर्मूला बताना है। करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ टर्न्स के, है ना। तो यही पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स आर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 25%। नंबर ऑफ टर्न्स आर 48, तो पहले 48 था। ये जो आई अपॉन थीटा था, मैंने बोला था करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है। तो इसको हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया कितने से, 0.25% से। तो क्या हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी को मैं मान लो आई से ही डिनोट कर रहा हूँ, तो आई वन अपॉन आई टू क्या हो जाएगा, एन वन अपॉन एन टू, है ना। तो आई वन इनिशियली क्या था, आई मतलब करंट सेंसिटिविटी, बाद में इंक्रीज कर दिया 25% से, तो क्या हो गया 1.25 आई, वही होगा ना। इनिशियली कितना नंबर ऑफ टर्न्स था, 80 48, बाद में हमें बताना है, तो इंटू हो जाएगा 48 इंटू 1.25, तो देखिए कितना आता है, ये आ जाएगा 60, है ना, 60 में आ जाएगा। समझ गए क्या, एक करंट सेंसिटिविटी है, मैंने आई से ही डिनोट कर दिया है। तो पहले आई था, बाद में 25% इंक्रीज कर गया, तो 25% इंक्रीज होने का मतलब 1.25 आई हो गया। इनिशियल नंबर ऑफ टर्न्स 48 था, बाद में इनटू मान लिया। अरे करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, मैंने करवाया है, लिखवाया था, सही है। बोलिए, कोई कंफ्यूजन और कोई डाउट? डाउट है कोई? तो ओके, थैंक यू, एंड किया जाए फिर, है ना। ओके, थैंक यू।